बच्चों, आज की कक्षा में हम शैवालों में जनन किस प्रकार होता है और किन किन प्रकार के तरीक़ों से होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दैट इज़ रिप्रोडक्शन फाउंड इन एल्गी। शैवालों में मुख्यतः तीन प्रकार का रिप्रोडक्शन जनन पाया जाता है। वेजिटेटिव या कहें कायिक जनन, अलैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, व लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें जो प्रमुख प्रकार से ये हो सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, उदाहरण के तौर पर साइनोफाइसी और यूलोट्रिकल्स के मेंबर में देखा जाता है। फिजन के माध्यम से हो सकता है डायटम्स के अंदर। एकाइनाइट्स निर्माण के द्वारा भी हो सकता है, ओडोगोनियम और पिथोफोरा इसके उदाहरण है। ट्यूबर फॉर्मेशन से हो सकता है कारक के अंदर, जैसे कि देखा गया है। इसी तरह से हार्मोगोनिया बनाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं हार्मोगोनिया, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के लिए। या फिर कोई एडवेंटिशियस थैलाई, एक फॉल्स थैलस बन जाए फ्यूकस के अंदर। तो कुछ इन प्रकार से तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस शैवालों में ऑब्जर्व किया गया है। फ्रेगमेंटेशन, फिजन, एकाइनेट्स, ट्यूबर्स, हार्मोगोनिया और एडवेंटिशियस थैलाई। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुख्यतः बीजाणुओं का निर्माण होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं, और उस आधार पर किस प्रकार के स्पोर्स बनते हैं उस आधार पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे कि जू स्पोर्स सबसे पहले, अगर जू स्पोर के माध्यम से होता है तो उदाहरण के तौर पर क्लैमाइडोमोनास है, सिंजूस्पोर्स वाउचेरिया के अंदर देखे गए हैं, एप्लानोस्पोर्स क्लैमाइडोमोनास वाउचेरिया में भी देखे गए हैं, हिप्नोस्पोर वाउचेरिया में देखा गया है, ऑटोस्पोर्स है क्लोरेला के अंदर, टेट्रास्पोर्स है रोडोफाइसी और फेओफाइसी के अंदर। तो ये विभिन्न प्रकार के इस बीजाणुओं का निर्माण एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा गया है। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है शैवालों के अंदर: आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी जो है वो काफ़ी पुराना, या अपन कह सकते हैं कि ओल्ड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ नॉट सो मच एडवांस्ड। तो स्पायरोगायरा इसका प्रमुख उदाहरण है। एनाइसोगैमी जो है वो इसके अंदर क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी के अंदर देखा गया है। और ऊगैमस जो है एडवांस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये वॉल्वोक्स है, फ्यूकस है, कारा है, इनके अंदर ऑब्जर्व किया गया है। तो एक बार हम आउटलाइन देखेंगे इन सभी टाइप के रिप्रोडक्शंस की। जैसे फ्रेगमेंटेशन मतलब विखंडन। मान लिया कि ये जो थैलस है, आप देख सकते हैं कि ये जो थैलस है ये एक फिलामेंट है। इस फिलामेंट के अंदर सबसे पहले सेप्टा का निर्माण होता है। जहाँ जहाँ पे भी सेप्टा का निर्माण होगा उस जगह से ये थैलस विखंडित हो जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ सेप्टम का निर्माण हुआ तो ये थैलस दो भागों में विभाजित हो गया। अब ये जो पार्ट है ये पुनः विभाजित होकर के एक नया फिलामेंट डेवलप कर लेगा, और ये जो है ये भी एक नया विभाजन के पश्चात एक नया फ्रेगमेंट डेवलप करेगा। तो विखंडन मतलब इसको हम साधारण भाषा में विखंडन कहते हैं, उस माध्यम से होता है। दूसरा जो है वो है फिजन के माध्यम से। तो फिजन जो है वो डायटम्स में भी ऑब्जर्व किया गया है। इसमें जैसे कि ये एक सेल है, उसके अंदर सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है या जो डीएनए है वो डीएनए रेप्लिकेट होगा, दो कॉपी बनेगी और दो फॉर्म में ये डीएनए पहले सेपरेट हो जाएगा। उसके पश्चात साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न से ये दो अलग अलग कोशिकाएं बन गई। तो एक कोशिका से दो अलग अलग कोशिकाओं का इस तरीके से निर्माण हो जाता है फिजन के अंदर।
इस तरह से जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्पेशली जो स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, एकाइनीट्स जो होते हैं, ये एकाइनीट्स जो हैं ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम होते हैं। इनमें काफ़ी मात्रा के अंदर स्टोर फूड होता है और ये जो स्पेशल सेल होती है ये थिक वॉल होगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिजर्व फूड होता है जो अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर डेवलप होते हैं और आगे चल कर के फेवरेबल कंडीशन में इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो करके कई सारे फिलामेंट, कई सारे नई कोशिकाएं बनाता है और अल्टीमेटली एक वापस से पुनः नया फिलामेंट डेवलप होता है। इस तरह से हार्मोगोनिया एक शॉर्ट पीस है ट्राइकोम का, फाउंड इन द फिलामेंट। इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट फिलामेंट एंड ग्लाइड्स अवे। जैसे इसमें चित्र में साफ कि स्पष्ट है कि जो ट्राइकोम है, ट्राइकोम के अंदर पाया जाने वाला छोटा सा एक फ्रेगमेंट है। ये आप देख रहे हैं बाहरी आवरण जो है, ये जो बाहरी आवरण है ये जिलेटिनस शीट का, इस जिलेटिनस शीट के अंदर ये फिलामेंट है, दिस इज द फिलामेंट। अब इस शीट के अंदर ये फिलामेंट अलग हो गया है अपने पेरेंट फिलामेंट से, ठीक है। तो ये जो अलग फिलामेंट जो है इसको हम हार्मोगोनिया कह रहे हैं, जो अपने पेरेंट ट्राइकोम से अलग होकर के पुनः एक नया फिलामेंट डेवलप कर लेगा। इसे हम हार्मोगोनिया कहते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फिलामेंट्स जो है हार्मोगोनिया यहाँ पर अलग हो रहा है अपने पेरेंट फिलामेंट से। दिस वन इज अपर वन इज हार्मोगोनिया। इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जूस स्पोर्स का निर्माण होता है। जूस स्पोर्स बाकायदा जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति स्मॉल होती हैं, पतली होती है और उनके ऊपर फ्लैजेला पाए जाते हैं। जूस स्पोर्स में फ्लैजेला होते हैं। ये जूस स्पोर्स का निर्माण किस तरीके से होता है, जैसे ए चित्र में आप देखेंगे सबसे पहले ये जो कोशिका है इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक डिवीज़न हो रहा है B, C, D, E और एक कोशिका से कई सारे छोटे प्रोटोप्लाज्म बन जाते हैं और उन हर एक प्रोटोप्लाज्म पर एंटीरियर एंड पर फ्लैजेला डेवलप हो जाते हैं और वह जूस स्पोर कहलाते हैं। जो एप्लानोस्पोर्स हैं, व्हेन मोटाइल फेज ऑफ जूस स्पोर इज एलिमिनेटेड द बॉडीज आर कॉल्ड एप्लानोस्पोर। जब जूस स्पोर्स की आगे चलकर एप्लानोस्पोर्स में तब्दील होते हैं और जब उनकी मोटाइल फेज ख़त्म होती है तो हम उस स्पोर को एप्लानोस्पोर कहते हैं। द एप्लानोस्पोर्स आर प्रोड्यूस वेयर देर इज़ लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर। जहाँ पानी की कमी होती है तभी एप्लानोस्पोर्स डेवलप होते हैं। दे आर कवर्ड विद थिन वॉल बट डू नॉट possess flagella like जूस स्पोर्स। दे जर्मिनेट डायरेक्टली टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। और ये डायरेक्टली जर्मिनेट कर सकते हैं जूस स्पोर्स की तरह नए प्लांट को डेवलप करने के लिए। तो बस मुख्य अंतर जो जूस स्पोर एप्लानोस्पोर में है वो है फ्लैजेला का अंतर है। ये एप्लानोस्पोर्स आप देख सकते हैं, इनमें स्पष्ट है कि इनमें कहीं पर भी फ्लैजेला नहीं है, फ्लैजेला का अभाव होता है। इस तरह से जो हिप्नोस्पोर्स हैं, हिप्नोस्पोर्स आर एक्चुअली थिक वॉल्ड एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स जो होते हैं उनकी वॉल थिन होती है, पतली होती है, जबकि हिप्नोस्पोर्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो काफ़ी मोटी होती है और ये बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में डेवलप होते हैं। एडवर्स कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये डेवलप होंगे और इनमें भी फ्लैजेला नहीं होगा। तो एडवर्स कंडीशन जब तक रहेगी तब तक वो स्पोर जर्मिनेट भी नहीं करेगा, ठीक है। और इसका थिक वॉल उसको बाहर का जो विषम परिस्थितियों से उसको बचाती है, खास करके जब पानी की कमी हो, जब पर्यावरण अनुकूल होगा तो ये हिप्नोस्पोर जर्मिनेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं थिक वॉल हिप्नोस्पोर्स। ये कुछ सिंजूस्पोर्स का निर्माण दिखाया गया है जो वाउचेरिया के अंदर है, किस तरीके से सिंजूस्पोर्स का निर्माण होता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन देखा ऑब्जर्व किया गया, आइसोगेमी, अनआइसोगेमी और ooगेमी में। आइसोगेमी जो है वो फ्यूज़न ऑफ सिमिलर मोटाइल गैमेट होती है एक ही स्पीसीज के बीच में। उनके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मध्य अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों गैमेट्स आकार में छोटी और मोटाइल भी होती है। So the gametes taking part in fusion comes from two different individuals or filaments. Sometimes these gametes come from two different cells of the same filament. They cannot be classified as male and female. Instead, organisms undergoing isogamy are said to have different mating types, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस एंड माइनस स्ट्रेन से। एनाइसोगेमी के अंदर यहाँ पर फिर भी डिफरेंस मिलेगा, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस मिलेगा और साइज के अंदर डिफरेंस मिलेगा। द फ्यूजिंग गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड आर मोटाइल, बट दे डिफर फिजियोलॉजिकली और इनसाइड। द स्मॉलर गैमेट इज कंसिडर्ड टू बी द मेल and the larger gamete is regarded as female. Small microgametes are all large or macrogametes. एनाइसोगेमी के अंदर काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। गैमेट्स के अंदर oogamous है, इन दिस केस मेल्स को हम एंट्रोजॉइड कहते हैं। मेल गैमेट फ्यूजेज विद फीमेल एग, और फीमेल गैमेट को यहाँ पे एग कहा जाता है। द फ्यूजिंग गैमेट्स आर इन डिफरेंट साइज एंड बिहेवियर, इनका साइज में भी वेरिएशन होता है और बिहेवियर इनका व्यवहार में भी काफ़ी अंतर होता है। वन ऑफ द गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, जो मेल गैमेट होता है वो आकार में काफ़ी छोटा और होता है और मोटाइल होता है। वाइल द अदर वन इज़ लार्ज एंड नॉन मोटाइल, जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। ये क्लियर है आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और चित्र और ooगेमी का इसके स्लाइड के माध्यम से, चित्र के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास किया गया है कि आइसोगेमी के अंदर दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं आकार में, व्यवहार में, जबकि एनाइसोगेमी में आप देखेंगे कि फीमेल गैमेट और छोटी होती है, जबकि ooगेमी के अंदर मेल गैमेट आकार में छोटा होता है, फीमेल गैमेट आकार में बड़ा होता है और उसे एग सेल कहा जाता है। और जो कि मेल गैमेट है वो एक्टिव होता है काफ़ी, और ये एडवांस मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन का, एडवांस मेथड है रिप्रोडक्शन का। इस तरीके से शैवालों के अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जिसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमेशा एक तो गैमेटोफिटिक फेज में और एक स्पोरोफिटिक फेज में होगी। गैमेटोफिटिक स्टेज को युग्मोद्भिद अवस्था भी कहते हैं और स्पोरोफिटिक अवस्था को हम बीजाणुद्भिद अवस्था भी कहते हैं। बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक फेज हमेशा स्पोर प्रोड्यूस करेगी, वो स्पोर आगे चल करके गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट आगे हमेशा गैमेट प्रोड्यूस करती है और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट हमेशा एक स्पोरोफाइटिक फेज को डेवलप करेगा। तो यह इस अल्टरनेशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। विभिन्न प्रकार की लाइफ साइकिल्स यहाँ ऑब्जर्व की गई हैं, जैसे हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल्स का उदाहरण है स्पाइरो वगैरह। हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल के अंदर मुख्यतः जो मुख्य फेज़ है वो हैप्लॉइड फेज़ होती है और हैप्लॉइड फेज़ गैमेटोफिटिक फेज़ होती है। जैसे मान लिया स्पाइरो वगैरह का जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है, उसके गैमेटेंजिया ने गैमेट्स बनाए एन और एन, और उनके फ्यूज़न से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। जाइगोट यहाँ पे भ्रूणीय अवस्था में नहीं जाएगा, और ये जो जाइगोट है यही एकमात्र स्पोरोफिटिक अवस्था का कैरियर है या स्पोरोफिटिक अवस्था को शो कर रहा है। जाइगोट मियोसिस से या अर्धसूत्री विभाजन से जू स्पोर्स का निर्माण करेगा, और जू स्पोर्स आगे चल के पुनः, चूँकि जू स्पोर एन है, सिंगल एक्स है, तो ये जू स्पोर एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को डेवलप करेंगे। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल के अंदर मुख्यतः जो डिप्लॉयड फेज़ है वो मुख्य फेज़ होती है। इस फेज़ के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि जो मुख्य फेज़ जो डाइटम जो है वो डिप्लॉयड फेज़ है 2n है, वो गैमेटेंजियम, ये जो ये है
ये 2 गैमेट्स बनाएंगी मियोसिस के माध्यम से, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। तो ये जो फेज़ है ये गैमेटोफिटिक फेज़ हो गई छोटी सी, और फर्टिलाइजेशन के जस्ट पश्चात ये गैमेटोफिटिक फेज। फर्टिलाइजेशन के जस्ट पश्चात जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोर्स के माध्यम से पुनः डायटम बना। तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज जीवन में ज़्यादा डोमिनेटिंग है बजाय गैमेटोफिटिक फेज के, इसलिए इसे डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उल्वा के अंदर है, जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिखने में एक जैसे होते हैं। आइसोमॉर्फिक मतलब सेम फॉर्म, और जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ऑलमोस्ट नियरली आइडेंटिकल देखे गए हैं, जिसमें क्लियर बताया गया है कि जो उल्वा है उसके अंदर ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, ये गैमेट्स डेवलप करें, गैमेट से फिर ये फ्यूजिंग गैमेट से फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, दिस इज जाइगोट, जाइगोट से माइटोसिस के माध्यम से एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डेवलप हो गया। ये स्पोरोफाइट और ये गैमेटोफाइट सेम है, इसलिए इन्हें आइसोमॉर्फिक कहा जा रहा है। फिर इनके मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बने, और ये स्पोर आगे चलकर पुनः वापस से गैमेटोफाइट्स डेवलप करेंगे। इस तरह से हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल देखा गया, जिसमें जो होते हैं बैट्रिकोस्पर्मम के अंदर कार्पोस्पोरोफिटिक फेज भी इसमें ऑब्जर्व की गई है कि गैमेटोफाइट से गैमेट्स बने, गैमेट से जाइगोट बना, वो जाइगोट पुनः एक कार्पोस्पोरोफाइट बनाएगा जो कि हैप्लॉइड होता है, और यह कार्पोस्पोर्स बनाएगा और कार्पोस्पोर पुनः जाकर गैमेटोफाइट बनाएगा। इस प्रकार की लाइफ साइकिल को हैप्लोबायोटिक कहा जाता है। जबकि डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के अंदर गैमेटोफाइट स्टेज सबसे पहले गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट है, हालांकि ये जो है ट्रांजिएंट स्टेज होती है, और ये डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट बनता है। फिर ये कार्पोस्पोरोसाइट से वापस कार्पोस्पोर्स बन के टेट्रास्पोरोफाइट बनता है, जो कि डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट है। ये मियोसिस के पश्चात टेट्रास्पोर्स बनाएगा, और ये टेट्रास्पोर्स गैमेटोफाइट बनाएगी। तो इस प्रकार से विभिन्न टाइप के इनमें पीडी एकांतरण देखे गए हैं। सो एल्गी के अंदर डाइवर्स टाइप के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स के एग्जाम्पल्स अवेलेबल है।